जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम सारे ओरिजिनल पेपर और एआरओ के रिलेशन पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम एआरओ लैंसडाउन का रिलेशन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो 13 नवंबर 2022 को हुआ था। हमारा आर्मी का स्पेशल कोर्स आर्मी जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए लॉन्च हो गया है भाई। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स जो हैं 1 जुलाई से शुरू होंगे, तो आप इनमें इनरोल करा सकते हो, जहां आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, 20 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे और 20 ओरिजिनल पेपर यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई। हमारी जो आर्मी की स्पेशल कोर्स है मैथ्स और रीजनिंग का, वो रीजनेबल प्राइस 99 रुपए में लॉन्च हो गया है। आप इसको जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप 99 रुपए में टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। ऐप में आप फ्री मॉक दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हो, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में आपको जाना है, जीटी डिफेंस एकेडमी सर्च मारना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया था कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो तब आप आंसर दे रहे होते हैं कि सर ये हॉकी से है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो केरल की है भाई। पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है भाई। नर्मदा नदी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। वो अब किसी भी एआरओ का पेपर खोल के देख लो, नर्मदा नदी से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो हम डिटेल सॉल्यूशन में कम ध्यान देंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अगला सवाल है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो टी शब्द जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे आप बार्क के नाम से जानते हो, ये कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो ये बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनधारी का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो स्तनधारी नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा मक्खी। 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये जीता था अपने प्यारे भारत में। इस टाइम कैप्टन हुआ करते थे कूल महेंद्र सिंह धोनी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह है आपका लद्दाख का पठार। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो थार मरुस्थल जो है आपके प्यारे भारत में स्थित है। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठनों का नाम क्या है, तो वो है ओपेक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संसद की कभी भी संयुक्त बैठक बुलानी होती है तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा शाकाहारी है, मतलब इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो शाकाहारी है, तो आप सभी को पता होगा खरगोश जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो ये हमारे जीके के 15 क्वेश्चन थे। आइए आप साइंस के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 के 2 जोड़े हमारे पास गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। टोटल हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है ये पैर में पाई जाती है। जब हमने ह्यूमन बॉडी पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई। मानव शरीर में रक्तचाप सामान्यता सीमा क्या होती है, मतलब नॉर्मल जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर के नाम से आप इसे जानते हो, वो होता है आपका 120 से 80 mmHg। बीसीजी के टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीके का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ध्वनि का जो वेग है वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, प्रेशर ऑफ एयर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, ग्राही मतलब जो हर किसी से ले सके, तो AB जो होता है वो हर किसी से ले सकता है, जबकि O जो है हर किसी को दे सकता है।
ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर और ओ को कहा जाता है डोनर। ओम किसका मात्रक होता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आरओ। आरओ से मतलब होता है, आर से होता है रेजिस्टेंस, ओ से होता है ओम। तो ओम जो है किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो प्रतिरोध। पानी का रंग कैसा होता है? तो पानी जो है आपका रंगहीन होता है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? तो यूरिया। आप जब खेतों में खेती करते होंगे तो उसमें यूरिया डाला जाता है, किसके लिए? उर्वरक के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सीसा का प्रतीक लेड जिसे आप बोलते हो, तो सीसा का प्रतीक होता है आपका पीबी। निम्न में से किस में बर्फ की मात्रा अधिक होती है? तो एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनमें बर्फ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है भाई। परम शून्य डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है? तो वो बनता है आपकी बर्फ, आइस बन जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो नाइट ब्लाइंडनेस। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। यदि किसी चुंबक को समान 4 भागों में काटा जाए और फिर उसको ठीक फिक्स से जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार किस तरह होगा? तो उसका जो व्यवहार है 4 दंड चुंबक में बदल जाएगा। तो ये आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स एंड जो रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मैथ्स का है, एक धनराशि साधारण वर्ष पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यहाँ पे मेन चीज है, आपको ये लाइन समझनी है कि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है का क्या मतलब है, और पूछा है फिर आपसे ब्याज की दर निकालो। अब देखो, मान लो जो आपका मूलधन था या फिर जो आपका प्रिंसिपल था, वो पहले आप 1 रुपए मानो, कुछ भी मानो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक मैं इसलिए मानो क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अगर मेरा जो मूलधन था वो 1 रुपए था, तो 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, वो कितने गुना हो जा रहा है? 3 गुना। तो 1 का 3 गुना कितना होता है? आप बोलोगे 3। तो यानी कि अगर मेरा मूलधन 1 रुपए था तो 8 साल बाद जो मेरा मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा? 3 रुपए। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास कभी मिश्रधन दिया हो, मूलधन दिया हो, तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज, आप बोलेंगे साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है हमारा मिश्रधन और माइनस मूलधन। यही होता है भाई, सबने पढ़ा है, बिल्कुल सही। तो यहां से हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रधन है हमारा 3 माइनस मूलधन है हमारा 1, तो यहां से हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2। अब हमने साधारण ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो बेसिक फॉर्मूला आता है इसमें क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पढ़ा है सभी ने, आप सभी को याद होगा, बस आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे? आप बोलेंगे 2। 2 हो गया। मूलधन कितना है? मूलधन कितना माना था हमने? 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दर, दरी तो हमें निकालनी है, तो दर को आप दरी रहने दो, सही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय समय, समय कितना है? आप बोलोगे 8 साल, तो यहां से हमारा मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 100। क्लियर? अब आप चाहो तो आपको दर निकालना है, तो दर बराबर क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 2, अब मैंने क्या किया, जो 100 यहाँ डिवाइड में था ना, दर के, दर और 100 का रिलेशन था भाग का, तो ये 100 यहाँ से गुणा में आ जाएगा, तो 2 गुणा 100 हो जाएगा, और बट्टे में डिवाइड हो जाएगा हमारा 8। अब आप बोलोगे आपने 8 को डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो 8 का रिलेशन संबंध था दर के साथ वो गुणा का था, तो गुणा वाली चीज जब दूसरी साइड जाती है वो भाग में चली जाती है। अब 2 से 8 को काटो 4 बारी, एंड 4 से 100 को काटो, कितनी बारी कटता है? 25 बारी। तो यानी जो आपकी दर की प्रतिशत है वो कितनी आ जाएगी? 25%। अब ये तो था एक बेसिक मेथड। अगर आपको इसके लिए शॉर्ट चाहिए तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको कभी भी रेट परसेंट निकालना हो एंड आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड होता है n-1 अपॉन में t इंटू 100, इतने परसेंट। क्लियर? जहां पे ध्यान से समझ लो, n जो होता है वो होता है आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। यहाँ पे n कितना था? 3 गुना हो रहा है, 3 माइनस 1 बटे t क्या होता है? टाइम। टाइम कितना है? 8 साल। 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अगेन यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, और बटे 8 गुणे 100, वही आ रहा है। 2 से 8 काटो 4 बारी, 4 से 100 काटो 25 बारी, अगेन आंसर वही आएगा, चाहे आप इससे जाओ चाहे बेसिक मेथड से जाओ। बेसिक मेथड बताने का मेन रीजन यही था, आपको कंसेप्ट पता रहे कि ये आया कैसे। क्लियर? आपको क्लास थोड़ी सी मे बी स्लो या फास्ट लग रही होगी, वो हम टाइम के साथ चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 9√3।
उसकी भुजा की लंबाई बतानी है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले का, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, किसी को पता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचे आप। समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होती है? ए होती है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्लियर? अब हमें तो क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 9√3, तो हमने क्षेत्रफल वाली साइड 9√3 रख दिया और बराबर में क्या हो गया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, हमें क्योंकि ए का मान निकालना है। अब यहां से ध्यान से देखो, √3 से √3 कट गया, ये 4 यहाँ गुणा में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ भाग में था, ये बटे का साइन लग रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, ये हो जाएगा 9 4 36 इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो अगली साइड क्या लगता है? स्क्वायर रूट। ए बराबर कितना आ जाएगा? 36 का अंडर रूट कितना होता है भाई? आप बोलोगे 6। तो यानी कि उस भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नॉर्मल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अगेन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है 7 सेंटीमीटर। क्या बोल रखा है? उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालो। आपको ही पता है वॉल्यूम ऑफ बेलन, बेलन को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 एंड मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है हमारा? 15। अब ध्यान से देखो, पूरा खेल बस कैलकुलेशन का है। 7 से 7 काटा, 15 सते कितना होता है? आप बोलोगे 15 छक्के 90, 15 सते 105, तो 22 × 15 सते 105। अब यहाँ से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे करेंगे 105 × 22 तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 1 और 2 एकम 2, एंड अगेन यही आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2310, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर राइट आंसर। क्लियर? सिंपल, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, ठीक है, बिकॉज इसमें ऑल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए काम को प्रारंभ करता है, यानी कि जो काम शुरू कर रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। अब ध्यान से समझो, बहुतों को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है कि मान लो आज ए ने काम किया तो बी नहीं करेगा, कल बी काम करेगा तो ए नहीं करेगा। इसका मतलब होता है वैकल्पिक दिन, यानी कि एक दिन के बाद दूसरा करेगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालनी है। उसके लिए आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सबसे पहले हम काम निकालते हैं। काम क्या होता है? इन दोनों का लासा या फिर एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो अगर 30 काम है, ए 10 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। 30 डिवाइडेड बाय 10, 30/10। सेम यहाँ पे 30/15 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो ए की एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो 3 है और बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 2। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर ए पहले दिन काम करेगा, ये मैं पहला दिन ले रहा हूं, अगर पहले दिन ए काम करेगा तो ए कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। दूसरे दिन अगर बी काम करेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दूसरे दिन अगर बी काम करेगा तो बी अपने हिस्से का 2 काम कर देगा। अब ध्यान से देखो, मेन समझने वाली बात यहीं पे है। 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ? आप बोलोगे 2 दिन में जो टोटल काम हुआ, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 काम हुआ। क्लियर? आपको काम कितना करवाना है? ये रहा वर्क, काम। आपको काम कितना करवाना है? आप बोलोगे 30। तो 5 मतलब 30 5 का कितना गुना है? आप बोलोगे 6 गुना। तो यानी कि जो इनको दिन लगेंगे वो भी 6 गुना दिन लगेंगे। तो यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 12 दिन इनको इस काम को पूरा करने में लगेंगे जब वो वैकल्पिक दिनों में करेंगे। क्लियर भाई? समझ में आ गया? सिंपल था। पहले ए ने शुरू किया तो ए पहले दिन अपने हिस्से का 3 काम कर लेगा। 3 काम ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ही 3 है। क्लियर? ये रहा। फिर दूसरे दिन बी आएगा, बी अपने हिस्से का 2 काम कर लेगा। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ये चीज देखी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? टोटल 5 काम हो रहा है। तो काम है कितना? 30। तो
30 5 का कितना गुना है? 6 गुना। तो यानी कि जो टाइम लगेगा वो भी 6 गुना लगेगा। 2 का 6 गुना 12। काफी स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 2:3:5 अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा है? आपको इनमें से बताना है, न्यून कोण, समकोण, समबाहु या विषमबाहु। अब ध्यान से देखो, जब भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब भी आप अनुपात से संख्या बनाते हैं, ठीक है, अनुपात से जब भी आप संख्या बनाते हैं तो हमेशा एक हम बोल सकते हैं वेरिएबल आता है या फिर चर आता है इनके साथ में। तो जैसे मान लो अभी ये किस अनुपात में है कोण? 2:3:5। अगर मैं पहला कोण बोलूंगा कितना है? पहला कोण, तो वो आ जाएगा 2 के साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लो, मान लो मैं m ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा 2m। दूसरा कोण कितना आ जाएगा? दूसरा एंगल या फिर कोण वो आ जाएगा हमारा 3m। तीसरा एंगल कितना आ जाएगा? तीसरा कोण कितना आ जाएगा हमारा? आप बोलोगे 5m। क्लियर? अब आपको ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है? बिल्कुल सही, 180। तो इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2m प्लस में 3m प्लस में 5m इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2 और 3 5 और 5 और 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10m बराबर 180। तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से ध्यान से देखो, 180 तो वहां था ही, अब ये 10 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में क्यों? क्योंकि ये m के साथ यहाँ गुणा में है, तो गुणा की चीज दूसरी साइड जाके किस में चली जाती है? भाग में। तो यहाँ से ये 180 10 से कटेगा 18 बारी, यानी कि m का मान कितना आ गया? 18। अब बताओ पहला कोण क्या आ जाएगा? पहले कोण का मतलब है 2 गुणे m यानी कि 18, 18 दूनी 36। दूसरे कोण का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणे 18, 18 तिया 54। और तीसरे कोण का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणे 18 यानी कि 18 पंजे 90। तो कुछ आपको दिखा? जहां पे हमें 90 डिग्री दिख गया वो कौन सा त्रिभुज होता है? आप बोलोगे समकोण त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? बिल्कुल बेसिक तरीके से, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, क्या बोल रहा है? इसको सॉल्व करना है। तो वही नॉर्मल मेथड सिंप्लीफिकेशन में, बिकॉज बाकी कुछ नहीं चलता। आपको क्या करना है? 2750 का मतलब होता है गुणा 43, और जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, माइनस 2990 का 38 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब ध्यान से देखो, जीरो से मैंने जीरो काट दिया, यहाँ पे भी जीरो से जीरो काट दिया। अब ये 10 तो इन दोनों में कॉमन है ही ना, इसको रहने दो अभी फिलहाल। अब गुणा करो, यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा शॉर्ट जाना है तो आप चाहो तो यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, बट उसमें फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं। आप जो नॉर्मल मेथड होता है उसी से करो। तो 275 को अगर मैं 43 से गुणा करूंगा कितना जाएगा? 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो आ जाएगा मेरा 5 2 8 1 1। ये आ गया मेरा 11,825। ये आ गया मेरा 11,825 बटे 10, और माइनस अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, 299 को अगर हम गुणा करेंगे 38 के साथ कितना आ जाएगा? 8 9 72, 7 8 9 72 और 7 कितना होता है? 79 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 30, ठीक है। 3 9 27 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, 29 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हो जाएगा 2 9 7 16, 9 4 13 एंड 8 और 3 11। ये आ जाएगा हमारा 11,362 बटे 10। अब आपको पता है क्योंकि इनके जो हर है वो बराबर है, तो नीचे तो 10 ही रहेगा। अब नॉर्मल घटा दो, 11,825 में से अगर आप 11,825 में से 11,000 अगर 362 घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ एक हासिल लो, 5 में से 2 जाएगा 3, इधर से जाएगा नहीं, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना? 7, और 7 में से 3 जाएगा 4। तो ये हो गया, एंड फिर ठीक है राइट, तो ये आ गया घटा के, क्योंकि 0 से 0 तो बाकी कट जाएगा ना, 11 से 11 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया? आप बोलोगे आंसर हमारा जो आ गया, अब इसको आपको 10 से भाग देना है तो कितना आएगा? 46.3, क्योंकि एक के पीछे एक 0 है तो आंसर में एक नंबर बाद दशमलव लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आप बोलोगे राइट आंसर जो होगा 46.3 होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक कोण हमेशा किसके बीच होता है?
तो हम सब ने पढ़ा है जो कोण कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार का होता है, आपको याद हो जाएंगे, अगर आपको पहले से याद है रिवीजन हो जाएगा। न्यून कोण, फिर आता है हमारा समकोण, फिर आता है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण, फिर आता है हमारा अधिक कोण के बाद क्या आता है, ऋजु कोण, या फिर हम बोल सकते हैं सरल कोण। ठीक है, सरल कोण, आपको यहीं तक जानने की जरूरत है। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। समकोण क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अधिक कोण होते हैं हमारे हमेशा 90 से और 180 के बीच में, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर, जो अधिक कोण होते हैं वो 90 से और 180 के बीच होते हैं। और सरल कोण या फिर ऋजु कोण हम किसे बोलते हैं, जो ठीक 180 डिग्री का कोण हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आपने इसके लिए आपको 3 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है 3 का विभाजिता का नियम, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखो आपको ये नहीं करना कि आप पहले ये जोड़ो, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 5 13, 9 5 14, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, जहां पे आपको 3 का मल्टीपल यानी कि गुणज दिख गया आप उसको काट लो। मतलब अगर मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, मैंने 6 देखा, 6 तो वैसे ही कट जाएगा 3 से। फिर मैंने क्या देखा, 7 और 8 15 देखा, 15 भी 3 से कट जाता है। फिर मैंने 5 और 4 9 देखा, 9 भी 3 से कट जाता है, 3 भी 3 से कट जाता है, 2 बच गया। तो यानी कि ये तो नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे, एक बार चेक करना है इसको क्या बोल रहा है। इसमें देखो 3 3 3 तीनों कट गए, यहाँ भी 3 3 कट गए, 6 और 4 10, 10 नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी चेक करो एक बारी, ध्यान से देखो। हाँ, ये हो जाएगा हमारा 7 और 5 12, ये तो कट गया 3 से, 3 भी खुद से कटता है, 6 भी खुद से कटता है, मतलब 6 भी 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, और 2 और 1 3 भी 3 से कटता है, बट 8 नहीं कटता, यानी कि ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, डी बचा। एक बार चेक कर लेते इसको, थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी इन द सेंस ज्यादा ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको चेक करूं, पहले तो मैं 6 को साइड कर रहा हूँ, फिर 9 को साइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भैया ये 3 से ऑलरेडी कटते हैं। फिर इसको देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 7 और 5 12, तो ये भी कटता है, ये सारे कट गए। अब यहाँ पे देखो 3 भी कटता है, बिल्कुल कटता है, और 8 और 4 12, ये भी कटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 चेक करने। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो MDH वाला जो कंसेप्ट है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी पूछ लिया गया, MDH अपॉन में W, ये वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो 40 मजदूर है, 100 मीटर लंबी सड़क के मरम्मत के काम में 50 दिन में कर सकते हैं। तो कितने मजदूर उसी काम को 40 दिन में कर सकेंगे। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे मेन दिक्कत जो आती है ना, वो आती है कि हम काम कैसे पता करें। देखो जब भी बात पैसों की आएगी तो हम उसे एज अ काम लेते हैं, ठीक है। जब बोलते हैं इतने पैसे कमा सकते, तो बताओ इतने कितने पैसे कमाएंगे। जब भी बात आती है किसी सड़क को बनाने की या फिर गड्ढे खोदने की, कि 10 गड्ढे खोद ले इतने, तो वहां पे हमेशा काम हम इनको लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, इतनी लंबी सड़क, तो यहाँ पे हम सड़क लेंगे काम के रूप में। ध्यान से देखो 40 लोग हैं, कितने दिन में बना रहे हैं, 50 दिन में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक 100 मीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, तो कितने मजदूर हमें नहीं पता, मान लो X मजदूर कितने दिन में, 40 दिन में, और सेम काम को कर पाएंगे, उसी काम को। उसी काम का मतलब क्या है भैया, वो 100 मीटर लंबी दीवार ही है। तो यहाँ से 100 से 100 डायरेक्ट कट गया, और 40 से 40 भी डायरेक्ट कट गया। तो यानी कि X का मान कितना आ गया, 50 आ गया। यानी कि X क्या है, कितने मजदूर, तो मजदूर कितने चाहिए भाई, 50 चाहिए, अगर आपको उस काम को 40 दिनों में करवाना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको पॉलीगन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि जो पॉलीगन में यानी कि बहुभुज में जो आपके आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है आपका 180। क्लियर भाई, अच्छा ये हो गई पहली चीज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आंतरिक कोण है वो इसके बाह्य कोण का 5 गुना है। अब आप खुद बताओ, अगर माना बाह्य कोण को आप मान लो कुछ भी XYZ, बाह्य कोण है मान लो आपका Y, तो आंतरिक कोण कितना आ जाएगा, आंतरिक कोण कितना आ जाएगा भाई, कोई बताएगा। देखो उसने बोला है आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो अगर बाह्य कोण Y है तो आंतरिक कोण इसका 5 गुना होगा।
तो 5 गुना मतलब 5y। क्लियर? यहाँ तक किसी को समझने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि बहुभुज में जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग होता है वो 180 होता है। क्लियर? तो अब आप इन दोनों का योग कर दो ना, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y प्लस में 5y बराबर 180 डिग्री। तो y प्लस 1y कितना होता है? आप बोलोगे 6y। तो 6y बराबर आ गया 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं y निकालूंगा तो 180 बटे 6 यानी कि y का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर भाई? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब y क्या है? आप बोलोगे बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण यानी कि y तो आ गया 30 डिग्री। आंतरिक कोण कितना आ जाएगा? आप बोलोगे आंतरिक कोण आ जाएगा 5 गुणा y मतलब 30, तो ये आ जाएगा हमारा 150 150। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं? मान लो अगर भुजाओं की संख्या n है तो 360 बटे बाह्य कोण करते हैं, बाह्य कोण करते हैं। ठीक है, अच्छा 360 बटे बताओ बाह्य कोण कितना है इस बहुभुज का? अभी निकाला है ना, बाह्य कोण आ गया हमारा 30, तो यहाँ पे 30 कर दो। 0 से 0 और 36 में अगर 3 का भाग देंगे तो आई गेस 12 दिए 36। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। पूरे बेसिक में बताया जैसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। एक वस्तु को 16% के प्रॉफिट पे यानी कि मुनाफे पे बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो मुनाफा बढ़कर 200 हो जा 20% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। सिंपल सी चीज है, हमेशा पहली बात तो आपको ये याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, अगर किसी और चीज की बात नहीं की तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर क्रय मूल्य 100% है और आपने उस वस्तु को 16% के मुनाफे पे बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर मैं SP1 बोलूं, 1 क्यों बोल रहा हूं? पहला विक्रय मूल्य। तो अगर 16% का आपको लाभ चाहिए तो भाई 16% ज्यादा में बेचोगे, तो 100 में 16 जोड़ा कितना हो जाएगा? 116% हो जाएगा। क्लियर? अभी ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। फिर आपने क्या किया, उसको रुपए में 200 रुपए अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, और जो आपका मुनाफा था वो बढ़कर 20% हो गया। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 100% था तो अब मुनाफा कितना हो गया? 20% जोड़ दो तो टोटल जो आपका नया सेलिंग प्राइस आएगा या फिर विक्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 120%। क्लियर? तो यहां से मेरे पास SP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 120%। अब ध्यान से देखो, मेन जो चीज समझने लायक है ना, आप पहले उस वस्तु को कितने में बेच रहे थे? आप बोलोगे 116% में बेच रहे थे। आप उस वस्तु को अभी कितने में बेच रहे हो? आप बोलोगे 120% में। आप परसेंटेज में बताओ कि आपने कितना बढ़ाया। मैं रुपयों में नहीं पूछ रहा हूं, हाँ, ऊपर रुपए में दे रहेगा 200 रुपए अधिक। मैं आपको परसेंटेज में पूछ रहा हूं। पहले अगर आप 116% में बेच रहे थे तो अभी आप 120% में बेच रहे हो। आपने कितने परसेंट बढ़ाया? आप बोलोगे 116 से 120 बढ़ाया, यानी कि हमने तो 4% बढ़ाया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने 200 रुपए बढ़ाए। देखो, ये है परसेंटेज में बढ़ाना और ये है रुपए में बढ़ाना। तो क्वेश्चन वाले ने कितने रुपए बढ़ा दिए? 200 रुपए बढ़ा दिए। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना था? हमेशा 100% होता है, तो ये हो जाएगा 100%। कितना हमें नहीं पता, x। अब ध्यान से देखो, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, x की इधर गुणा, इसकी इधर गुणा और वहां से x का मान निकालो। या फिर नॉर्मल देखो, ये 100 4 का कितना गुना है? आप बोलोगे ये इसका 25 गुना है, 25 चौको 100। तो सेम यहाँ पे ये x भी 200 का 25 गुना हो जाएगा। तो 25 दुनी कितना होता है? आप बोलोगे 50 और उसके पीछे 2 जीरो और। तो राइट आंसर विल बी 5000। क्लियर है भाई? यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप नॉर्मल ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर पहले 16% का मुनाफा हो रहा था तो आपने अगर 200 रुपए अधिक बढ़ाए, अधिक में बेचा उसे, तो आपको 20% का और मुनाफा हो गया। 20% मुनाफा हो जाता है। पहले तो आपको 16% का मुनाफा ही हो रहा था, ये 20% का क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपने उसको 200 रुपए अधिक में बेचा। तो यानी कि जो ये 4% का मुनाफा एक्स्ट्रा हुआ ना, यही वो 200 रुपए है। और आपको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, उसी की वैल्यू x या y कुछ भी मान दू। यहां से देखा कितने गुना है? 25 गुना। तो ये भी हमारा 25 गुना हो जाएगा। एंड 200 का 25 गुना कितना होता है? 5000। क्लियर? काफी टाइम दिया है इस क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखला की रेंज देखो। ये क्वेश्चन आपकी वही प्रीवियस ईयर का है, आपका रिलेशन जो भर्ती हुआ था उसमें बताओ रेंज। रेंज क्या होती है भाई? जब भी हमारे पास कोई अनग्रुप्ड डाटा दिया होता है, अनग्रुप्ड डाटा का मतलब ऐसे नंबर जैसे 17 10 ये दे रखा है, इसमें जो रेंज का फॉर्मूला होता है या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सीमा। जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट
माइनस लोअर, यानी कि हाईएस्ट नंबर वर्सेस लोअर नंबर माइनस कर देते हैं हाईएस्ट में से। बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है डाटा आपको यहाँ पे, आप बोलोगे 19, माइनस सबसे कम क्या दिख रहा है 8, तो 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा 11। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिस्क की कीमत 100 रुपए है, ठीक है। एक व्यापारी 3 डिस्क पर कुछ परसेंट की छूट देकर 274.50 रुपए में बेच जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखो एक डिस्क कितने की है, आप बोलोगे 100 रुपए की, ठीक है। तो बताओ 3 डिस्क कितने की आएंगी, आप बोलोगे भाई इतने सिंपल क्वेश्चन मत पूछो, अगर एक 100 की है तो 300 के आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने क्या किया भाई, थे 300 के, लेकिन दुकानदार ने कहा चल भाई आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप हमसे हमेशा लेते हो सामान, हम आपको इस बार जो 300 की चीज है उसको 274 में देते हैं। अब ध्यान से देखो 300 रुपए तो आपकी चीज थी, यानी कि ये इसका मार्क प्राइस है, ये जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस पर दी जाती है, और आपने उसको सेल कितने पे कर दिया, आप बोलोगे 274.5 रुपए में। आप मुझे ये बताओ, क्योंकि जो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है ना वो होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100, इतना परसेंटेज होता है। अब आपको पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट क्या है भाई, 300 की चीज को अगर आप 274.5 में बेचते हो, आपने कितने का डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे घटा लेंगे, तो ये घटा के कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 25.5, इतना ही आ रहा है भाई, क्रॉस चेक कर लो एक बारी। हाँ, तो ये आ रहा है हमारा 25.5, तो यानी कि डिस्काउंट कितना आ रहा है, आप बोलोगे 25.5 अपॉन जो आपकी एमआरपी थी, एमआरपी कितनी है, आप बोलोगे एमआरपी हमारी कितनी है 300, टोटल तो 300 का सामान था, और मल्टीप्लाई बाय 100, इतने परसेंट का हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 1020 से 1020 खत्म, अब मुझे 25.5 में सिर्फ भाग देना है 3 का, तो अगर मैं यहां से भाग दूंगा 25.22 एक सेकंड, ये है 25.5 में 3 का, 3 अठे अब बोलोगे 24, 1 पॉइंट यहाँ पे लग गया, पॉइंट यहाँ पे लग गया 5 और 3 पंजे 15, तो राइट आंसर विल बी 8.5, 8.5 बोलो या फिर 8.50 बोलो, बोथ आर सेम। क्लियर भाई। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, जैसे आपको पहले डिस्काउंट निकालना था और फिर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, ये इसका फॉर्मूला है भाई, ठीक है, आपको नॉर्मल याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न श्रृंखला में एक पद गलत है, बताओ। देखो आर्मी के लेवल पे जो भी आपके श्रृंखला वाले सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गैप मेथड से बनते हैं। गैप मेथड का मतलब है आपको अंतर देखना होता है बस, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कितने का अंतर है, या फिर आप ये देख लो कितना बड़ा, 1 बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा, 3 बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा, 5 बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा, 7 बड़ा, अब कुछ समझ में आ रहा है, 1 3 5 7, यानी कि आगे कितना बढ़ना चाहिए था, आप बोलोगे 9, लेकिन अगर मैं 17 में 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास 26 आता है, इन्होंने 29 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 29 ही आपका गलत पद है। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समानुपात का सवाल है, ठीक है, समानुपात। आपको पता होगा अगर हमारे पास मान लो जैसे ए अनुपात बी समानुपात होंगे x अनुपात y के साथ, तो हम क्या करते हैं, पास पास वालों की गुणा करते हैं, ये हो जाएगा b गुणा x और बराबर कर देते हैं दूर दूर वालों के साथ a गुणा y। बस सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, तो पास पास वाले कौन है, ये दोनों, तो ये हो जाएगा x गुणे 1/5 बराबर दूर दूर कौन है, ये हो जाएगा 3/5 गुणे 2/3। देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे बट फिर भी इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर मतलब आंसर 2 होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी आपका रीजनिंग का पोर्शन आ गया, आराम से सॉल्व करो। बताओ भाई, सेलेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड का मतलब सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑड आएगा, ठीक है, विषय नहीं है विषम है, ठीक है, विषम का मतलब होता है अलग छाटू। आपको पता है सिल्वर हमारा एक मेटल होता है, धातु, कॉपर भी धातु होती है, गोल्ड भी धातु होती है, लेकिन मर्क्यूरी आपका क्या होता है, मर्क्यूरी आपका जो है वो नॉर्मल रूम के टेम्परेचर पे मेरे ख्याल से किस में रहता है, आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो क्लियर बात है, ये सबसे अलग है लिक्विड, ठीक है, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो पता चल गया मर्क्यूरी आपका ऑड हो जाएगा या फिर विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही क्रम में लगाइए। अब देखो यहाँ पे आपको इनके ऑप्शंस नहीं दे रखे, बट आपको खुद से सोचना है, आप खुद बताओ सबसे पहले क्या आता है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले वही कमरा आता है,
ठीक है, तो पहले पे कमरा आ जाएगा, कमरे के बाद क्या आता है, कमरे के बाद हमारा घर आता है, दूसरे पे घर के बाद क्या आता है, हमारी गली आती है, गली के बाद क्या आता है, गली के बाद हमारा कस्बा आता है, और कस्बे के बाद हमारा आता है जिला। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले पे आया 3, फिर आया हमारा घर यानी कि 1, फिर आया हमारा गली यानी कि 2, फिर आया कस्बा यानी कि 4, और फिर हमारा जिला यानी कि 5। ये हमारा राइट सीक्वेंस होगा, 3 1 2 4 5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन लगभग हर बारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, ये होता है आपका पूरब, इसके जस्ट अपोजिट में पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर, एंड नीचे आ जाएगा आपका दक्षिण। क्लियर? पूरब में, तो एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व में गया, तो मान लो ये वो व्यक्ति है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर पहले पूर्व में गया, ठीक है, 2 लिख लिया। फिर वह दक्षिण में, अब दक्षिण कहाँ गया, नीचे की साइड 5 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है, नीचे इसको 5 ले जाओ भाई, 5 आ गया। फिर वह पश्चिम में, पश्चिम किधर आ गया, इधर साइड, तो पश्चिम में कितना जा रहा है, फिर 2। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो कि जैसे ऊपर 2 है तो नीचे 2 के जस्ट सामने ही आएगा। क्लियर? तो ये आ गया दक्षिण में, पश्चिम में। इसके बाद क्या बोला, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 9 मुड़ जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तो 5 है, ये 5 चल गया, अभी एक्स्ट्रा कितना जाएगा, 4 ही तो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर बोल रहा है। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो हमें भी पता है 4 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल था। एंड आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे कितने एक है जिनके आगे 9 है और पीछे 6 आ रहे हैं। तो आपको पहले एक को पकड़ना है, एक एक ये रहा, इसके आगे तो कुछ है नहीं, ये कट हो जाएगा। एक एक ये रहा, एक 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 ये रहा, और एक ये है एंड एक ये है, इसके पीछे भी कुछ नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल। अब देखो, क्या इसके आगे 9 आ रहा है, बिल्कुल। क्या इसके पीछे 6 आ रहा है, बिल्कुल। तो एक तो मिल गया हमें, ठीक है। दूसरा, क्या इसके आगे 9 आ रहा है, बिल्कुल। क्या इसके पीछे 6 आ रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या इसके आगे 9 आ रहा है, बिल्कुल। क्या इसके पीछे 6 आ रहा है, बिल्कुल, तो ये दूसरा भी मिल गया। तो ऐसे हमारे पास कितने एक है जिनके आगे तो 9 आ रहा है और पीछे 6, आप बोलोगे 2। क्लियर? एंड आज की क्लास का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन मिला नहीं, बट चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपको इस सीरीज में बताना है कि आगे क्या टर्म आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। आपको बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 4, ठीक है, 9 25, ठीक है, 4 9 25 49 121, और आगे बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 144 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा 169, सी ऑप्शन 125, एंड डी ऑप्शन आपका 625। क्लियर? बताओ भाई, फटाफट से थोड़ा दिमाग लगाओ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 4 9, ये आपकी एक सीरीज है रीजनिंग की, 4 9 फिर 25 फिर 49 फिर 121, और फिर आगे क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 4 2 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 49 किसका होता है, 7 का। अब डायरेक्ट 121 पे आ गया, 121 किसका होता है, 11 का। अब आगे बताना है। अब आप बोल रहे होंगे मैंने 9 मिस किया, लेकिन नहीं भाई, ध्यान से देखो कंसेप्ट। 2 3 5 7 11, ये सारे क्या नंबर्स है, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जानते हो ना आप, अभाज्य संख्या है भाई, ठीक है। 9 क्यों नहीं, बिकॉज 9 एक भाज्य संख्या है। तो आप बताओ 11 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, कौन सा अभाज्य नंबर आता है, आप बोलोगे 13। क्लियर? तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 169। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको मैथ्स में चाहे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कोई रीजनिंग में समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।